और मैंने एक गाय से शुरुआत करी थी। अच्छा, ये स्ट्रक्चर को बनाए हुए लगभग कितना टाइम हो गया? साल भर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक साल पहले बनाने के लिए कितना कॉस्टिंग आपका लगा? मेरा इसमें 13 से 14 लाख का कॉस्टिंग लगा। इसने कितना दूध किया है पूरे? 12 लीटर। 12 लीटर टाइम का दूध हाँ। किया। 24 लीटर की गाय है। हाँ। डबल बकेट मशीन से आप मिल्किंग करने जाओ, अगर 20 गाय मान लो आज आपके पास में जो है लैक्टेशन में है जी, तो कितना टाइम आपको इस मिल्किंग मशीन से लगेगा? 1 से 1.5 घंटे में पूरी मिल्किंग हो जाएगी। महीने का आपका और दिन का कितने का आपका बिल बनता है और महीने की कितनी आपकी अर्निंग्स होती है? नमस्कार दोस्तों, ये है टोटल 20 से 22 पशुओं का एक बढ़िया डेयरी फार्म। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आज हम आए हैं गांव सिद्धपुरा में, जो कि जिला प्रतापगढ़ पड़ता है और राजस्थान में आता है। इस फार्म पर बहुत अच्छे पशु रखे हुए हैं और कितने में ये फार्म बना हुआ है, कितनी जगह इसको बनाने में लगी है, कितने का खर्चा इस शेड को बनाने में हुआ है, कैसे आप ये फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इन्होंने पशु रखे हैं, कैसे अच्छी सी ये व्यवस्था बनाई है, ये सभी भैया से मिलकर जानेंगे और पूरी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे लेने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी समझ पाओ कि ऐसा फार्म आप कैसे बना सकते हैं और कैसे आप इस फार्म को मैनेज करते हैं। वीडियो में रोकने के लिए आपको क्षमा चाहूंगा। सबसे पहले आपको ये बोल देता हूँ कि हम आज जो है आए हैं श्री बालाजी डेयरी फार्म, जो कि अपना सिद्धपुरा गाँव में स्थित है। लेकिन इस वाली वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है जो कि 20 से 22 पशुओं के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है हमारे डेयरी विद रूमर्स पेज में। तो सबसे पहले आप आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्या आपका नाम है? मेरा अनिल पाटीदार नाम है। अच्छा, तो अनिल भैया, आप मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने कब से ये फार्म को स्टार्ट किया और आपने मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो और आप इस फार्म में कैसे आए? मैं गांव सिद्धपुरा से रहता हूं, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान जी। और मैंने एक गाय से शुरुआत करी थी। अच्छा, तो वो एक गाय आपने कब ली थी? वो ली थी मैंने 2 साल पहले। 2 साल पहले। 2 साल पहले से आपने फार्म स्टार्ट किया और आपने ये फार्म बाद में बनाया। हाँ। है ना? तो इससे पहले आपका कौन सा फार्म था? वो बाहर है, कच्चा है थोड़ा, उसमें इसमें फैसिलिटीज ज्यादा है। हाँ। ठीक है, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप इस फार्म के अंदर, मतलब आपने ये फार्म बनाया, आप इस फील्ड के अंदर आए, उससे पहले आपका क्या काम था? खेती का ही काम था। आपका बैकग्राउंड खेती से आता है, तो आप अब खेती के साथ साथ इस फार्म को चलाते हैं। हाँ। ठीक है जी। अब इस वीडियो में मैं आपसे सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि इस फार्म की कितनी लागत है जी। ये कितने एरिया में बना हुआ है, कैसे आप इनको मैनेज करते हैं, आप कहाँ से पशु लेकर आए, और आपसे भी ये कोशिश करूंगा जानने की कि जो नए डेयरी फार्मर्स है, जो लोग हैं, वो कितने खर्चे में कितना अच्छा फार्म बना सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और आपको भी बताते रहेंगे कि कैसे ये फार्म को मैनेज किया जाता है। तो भैया, सबसे पहले जो है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी कि स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाया। जैसे कि मान लो पहले नीचे फ्लैट सरफेस होगा, तो आपने स्ट्रक्चर को कैसे बनाया और किस प्रकार से कौन कौन चीजों का आपने ध्यान रखा जिसकी वजह से आज स्ट्रक्चर इतना सक्सेसफुली खड़ा है यहाँ पर? जी, मैंने जमीन लेवल से ही बनाया इसको। ठीक है, तो जमीन में जैसे जमीन से आपने कितना ऊंचा रखा है इसको? जमीन से 5 फीट ऊंचा है। 5 फीट ऊंचा है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करवाया? खेती थी, मतलब खेत था। ठीक है, उसमें वापस मैंने लेंटर कॉलम खुलवाए। अच्छा, उसमें वापस दीवार बनाई साइडों में चारों तरफ। ठीक है, वापस इसमें ये भराव किया। ठीक है, उसके बाद वापस सीसी करवाई। ठीक है, उसके बाद ये दीवारें बनवाई। अच्छा, तो एक मतलब नॉर्मल खेत की लेवल थी, उसके बाद हमने भराव किया, उसके ऊपर पूरा धीरे धीरे लेयर करके कंस्ट्रक्ट किया ताकि पक्के से खड़ा हो। हाँ। ठीक है, अभी उसके बाद में ये यहाँ तक की कंस्ट्रक्शन की बात कंप्लीट हो गई, फ्लोरिंग आपने बनवा दी, उसके बाद में ये वाली हाइट आपने कितनी रखी है और यहाँ पर क्या क्या फीचर आपने रखे हैं? ये मैंने हाइट पेड़ी से 5 फीट रखी है। 5 फीट 5 फीट के बाद वापस 5 फीट की जाली है। ठीक है, जाली के बाद वापस 5 फीट के चद्दर है। टोटल 15 फीट का 15 ये फीट का लंबाई है। हाँ। उसके बाद में आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर हाँ। है। तो आपने जैसे कि यहाँ पर वेंटिलेशन रखा है। जी। अब यहाँ पर वेंटिलेशन का जैसे यहाँ से यहाँ कितना वेंटिलेशन से कितनी? ये 2.5 फीट की दूरी है। 2.5 फीट की दूरी है। हाँ। 2.5 फीट में आपने नीचे वेंटिलेशन रखा है ताकि हवा अच्छे से आए। हाँ। और इसके ऊपर एक बड़ा वेंटिलेशन है ताकि यहाँ पर जाली है ताकि ऊपर से भी ज्यादा हवा आए। ठीक है, अब ये वेंटिलेशन की बात हुई और शेड की बात हुई। अब जैसे मैं मान के चलता हूँ कि ये आपने जो ऊपर की सीलिंग डलवाई है, सीलिंग में आपने शेड किए कौन से चद्दर यूज किए हैं आपने? मैं लोहे के चद्दर यूज किए हैं जो कि पेंटेड चद्दर होते हैं। और ये केची आपने बनवाई है ताकि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अभी ये स्ट्रक्चर को बनाए हुए लगभग कितना टाइम हो गया? साल भर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको क्या लगता है फार्म ये स्ट्रक्चर के अंदर कितने अच्छे से चल सकता है, कितने साल तक चल सकता है? चल जाएगा, मतलब 20-25 साल। 20 साल आराम से, कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो दर्शकों, आप भी इस प्रकार का एक स्मार्ट शेड बनवा सकते हो जिसके अंदर की आपको वेंटिलेशन भी अच्छा मिलेगा और बड़ा वेंटिलेशन जो ऊपर का है, उसके बाद में जमीन से थोड़ा ऊंचा है जिसकी वजह से बीमारियां और जो कीट वाले मच्छर और कीटाणु ये भी बहुत कम आते हैं। दूसरी चीज की हवा का संचार इतना अच्छा है कि आपको मैं दिखाऊंगा इस पूरे फार्म पे एक भी फैन नहीं लगा हुआ है और गर्मियों में फार्म स्टार्ट हुआ था उसके बाद से आज तक यहाँ पर कोई समस्या नहीं आई है।
तो वेंटिलेशन अच्छा होने की वजह से जो है आपके फार्म में हवा अच्छी आती रहती है और पशु आराम से जो है बैठ के आराम करता है, जुगाली करता है। ठीक है, तो भैया ये अपना स्ट्रक्चर हो गया। लगभग स्ट्रक्चर में आपने ऐसी क्या चीज जो रखी है कि लोग नॉर्मली नहीं रखते और उस चीज से लोगों को फिर प्रॉब्लम आती है? जैसे जमीन से हाइट कम रखते हैं तो ठीक है। उसमें गायों को गर्मी लगती है, हाँ हाँ, वेंटिलेशन नहीं लगती है तो उसके गायों को हवा नहीं आती हवा है। नहीं आती है। और मैंने कहीं कि देखा है कि हाइट भी बहुत कम रखते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको फिर पंखे लगाने पड़ते हैं और वही गर्म हवा जो चद्दर की होती है वो पंखे के थ्रू वापस गाय तक आती जी। है। तो ये काफी स्मार्ट शेड है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फार्म कवर किए उसमें इतना अच्छा शेड हमको नहीं देखने को मिला कि यहाँ पे वेंटिलेशन हो और अच्छा शेड भी हो, जहाँ पर बारिश भी ना आए। जैसे कि अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो ऊपर आपने जो है वापस से बड़ा काम पक्का किया है, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं आए। तो आप भी इस प्रकार का शेड बना सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये शेड की क्या प्राइसिंग है? लगभग आपको जो 1 साल पहले आपने ये शेड बनवाया, जिसमें कि आपका कितने एरिया में शेड बना हुआ है ये पहले बता दीजिए, उसके बाद में हम इसकी कॉस्टिंग बताएंगे। ये 100 फीट की लंबाई है इसकी। ठीक है। और इसमें 60 फीट का मैंने गायों के लिए बनाया है। ठीक है। और 30 फीट का मैंने बगदा और ये भूसा बनने के लिए ठीक है। बनाया ठीक है। और इसकी लंबाई है 32 फीट। 32 फीट। 32 फीट ये ऐसे चौड़े में, चौड़ाई है 32 फीट चौड़ाई है और 100 फीट पूरी है, जिसमें से लंबाई कि आपने 60 फीट में गाय रखी है। हाँ। और बाकी 30-40 फीट में जो है भूसा स्टोरेज बनाया है और कुछ आपके सामान रखने की जगह बनाई। तो ये भी काफी स्मार्ट चॉइस है कि आपने लंबा अच्छा बनाया है ताकि सारी चीजें एक ही जगह मैनेज हो जाए पास के पास। जी। ठीक है, अभी इसको 1 साल पहले बनाने के लिए कितना कॉस्टिंग आपका लगा? मेरा इसमें 13 से 14 लाख का कॉस्टिंग लगा। 13-14 लाख का आप में पूरा, जिसमें कि आपका वो स्टोरेज से लेके पूरा आ गया। मतलब उसके बाद आप अगर पशु लाके बांधोगे तो आपका सारा काम डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। 14 लाख में आपका ये जो हाईटेक शेड है बन सकता है, जिसके अंदर कि आपको भूसा स्टोरेज भी मिल जाएगा और आपकी जो है गाय बनने की जगह भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, शेड की बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद में जैसे कि मान के चलते कि लोगों को फ्लोरिंग में बहुत दिक्कत आती है आज के टाइम में, कि फ्लोरिंग क्या रखें। जैसे कि मान लो कुछ लोग कच्चा रखते हैं, कुछ लूज फार्मिंग करते हैं, किससे खुले में छोड़ देते हैं, कुछ जैसे आपने रखा हुआ है जैसे मेटी लगाते हैं। तो ये मेटी लगाने का क्या रीजन था यहाँ पर? मेटी लगाने का ये है कि जैसे गाय को थलियाना रोग नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है। ठीक है, साफ सफाई अच्छी है, नीचे नहीं बैठती, नीचे मतलब मेट पे बैठती है तो कंफर्टेबल रहती है ये आपका। ठीक है, ये भी अच्छी सोच है कि मतलब अब गाय नीचे बैठेगी तो जैसे कि कट लगना, उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन होना, उसके बाद में अगर साबुत नीचे जगह पे बैठेगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, ये सारी दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है। तो आपने मेटी लगा रखी है ताकि साफ सफाई भी आसानी से हो और इन्फेक्शन भी ना हो। ठीक है जी। अब उसके बाद में बात करते हैं कि ये मेटीज जो है आपने लगा रखी है, कौन सी मेटी? जैसे रबर मेटी आती है और कुछ जो है सादी लोकल मेटी आती है। ये हेवी वाली मेटी है। कितने रुपए की आपको ये पड़ी? ये 2750 के आसपास। 2750 की आपकी एक मेटी है। 35 किलो 35 किलो की मेटी है। तो ये बढ़िया थोड़ी हाई ब्रीड, और लंबा समय तक चल सके, 5-6 साल चल जाएगी आराम से। और अभी देख पा रहा हूँ कि अभी तक 1 साल के अंदर इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ये मेटी हो गई जिसकी वजह से आपका जो है गायों के लिए रहना और बैठना ये बेस्ट हो गया। अब मैं ये बात करूँ कि जो 14 लाख आप कॉस्टिंग बता रहे हो, इसके अंदर आपका वाटर सिस्टम भी इंक्लूडेड है या आपने अलग से लगवाया? नहीं, पूरा सिस्टम इसी में, वाटर सिस्टम भी है। तो 14 लाख में आपका शेड, भूसा स्टोरेज, उसके बाद में आपका ये वाटर सिस्टम, दूध की मशीन और वाटर मशीन, ये आपकी मिल्किंग मशीन भी इसके अंदर है, कैमरा सीसीटीवी पूरा कवरेज है वो भी आपका इसमें। तो ऐसा फार्म जिसके अंदर सीसीटीवी आपको मिलता है ताकि आप पूरे दिन भर घर पे बैठ के भी कवरेज ले सके। उसके बाद में मिल्किंग मशीन है इनके पास में, वाटर सिस्टम है और इतना अच्छा बनाया हुआ कि पंखे की जरूरत नहीं है। तो ये काफी हाईटेक शेड हो गया जो कि आजकल नहीं देखने को मिलता है और 14 लाख में बनाया तो काफी एक एफिशिएंट प्राइस है जिसके अंदर आपको ये सारा काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जैसे कि सबसे मेन दिक्कत आती है लोगों को कि डेयरी फार्म स्टार्ट तो हो गया, जैसे आपने बनाया वैसे उन लोगों ने भी बना दिया, लेकिन पशु अब मान लो कौन सी ब्रीड के साथ जाए? आपने जो एचएफ या एचएफ क्रॉस में देख पा रहा हूँ जर्सी है कुछ, तो ये आपने ब्रीड सिलेक्शन कैसे किया? मैंने शुरुआत जर्सी मतलब एचएफ क्रॉस से किया था। ठीक है। तो एचएफ में मेरे को लगा कि और वापस चेंज करना चाहिए, तो मैं वापस जर्सी लाया। ठीक है। जर्सी के बाद फिर लगा कि यार गिर क्रॉस में लेने चाहिए। ठीक है। तो वो भी लाया। तो मतलब आपके पास में भी 3 ब्रीड है, गिर क्रॉस है, जर्सी क्रॉस और एचएफ क्रॉस। और तीनों में सबसे अच्छी आपको कौन सी लगती है? जर्सी लगी है। जर्सी लगी है आपको, क्योंकि दूध प्रोडक्शन भी अच्छा है, बीमार भी थोड़ी कमी होती है और टेम्परेचर में सेट भी होती है, फेट भी अच्छी आती है और फेट भी अच्छी आती है। चलो ठीक है, अभी आपके पास में जर्सी का सबसे अच्छा रिजल्ट है। लोगों को अगर स्टार्ट करना हो, जैसे कि मैं नव युवक हूं, मैं अगर मान लो स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी उम्र 20-21 साल है, तो आपको उनको क्या सजेशन दोगे कि कैसे आपको ब्रीड सिलेक्शन करना है? देखो, नया कोई कस्टमर हो तो उनको 2 गाय से स्टार्ट करना, 2 गाय से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उनको नॉलेज हो जाएगा कैसे क्या करना और 2 गाय में आप जैसे कि अलग अलग ब्रीड लेके आओ ताकि दोनों गाय में आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी अच्छी लंबे टाइम तक चलने वाली। ठीक है, तो ये भी स्मार्ट मूव है कि अगर आप 2 गाय से स्टार्ट कर रहे हो तो दोनों एक ही ब्रीड की ना लाने की बजाय आप 2 अलग ब्रीड की लेके आओ, उनमें देखोगे रिजल्ट किसका अच्छा है, कौन अच्छे से कंसीव हो पा रही है, कौन अच्छा दूध दे रही है, किसका अच्छा फेट आ रहा है, फिर आप आपका फार्म बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये गायों की बात हो गई। लगभग अब अपने मेन बात जिसके लिए लोग आते हैं कि
गाय आपके फार्म पर एवरेज जैसे मान लो टोटल आपके पास अभी कितने पशु हैं? मेरे पास छोटे और बड़े करके 18 गाय तो मेरे पास है। 18 और गाय हैं, 7 बच्चियां हैं। 7 बच्चियां हैं। टोटल 18 गाय और 7 बच्चियां हैं। 18 गाय में से अभी कितनी मिल्किंग पे? अभी 12 मिल्किंग पे। 12 मिल्किंग पे। अब 12 मिल्किंग वाली गायों से आपका एक दिन भर का कितना लीटर दूध हो जाता है? 1.5 कुंटल के आसपास। 1.5 कुंटल, 150 किलो, हाँ। 150 लीटर बोल सकते हैं। 150 लीटर दूध आपका 12 गायों से हो रहा है, अच्छा दूध हो रहा है। अब ये जो दूध है, सबसे मेन बात कि इसमें कुछ जर्सी का है, कुछ एचएफ का भी है और कुछ आपके गिर क्रॉस का भी है, तो सबका कुछ अलग अलग होगा। एक एवरेजन एचएफ क्रॉस की जो गाय है वो आपके यहाँ पर फार्म पर दिन भर का कितना लीटर दूध दे देती है? एचएफ का मतलब 11 से 12 लीटर। 11 से 12 लीटर दिन का या टाइम का? टाइम का 11 से 12 लीटर। जर्सी का? जर्सी का 15 30 लीटर। 30 लीटर की गाय है आपके पास में जर्सी। और एचएफ का, इसका गिर क्रॉस का वो 10 लीटर के 10 लीटर के आसपास टाइम का मतलब 20 लीटर दिन का। सभी गाय अच्छा दूध दे रही है और मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है आपके यहाँ पर। अब भैया मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे आपने सबसे जो स्मार्ट मूवी एक भी किया हुआ है कि जैसे आपने बीच में जो है जगह छोड़ी हुई है और कुछ कुंडिया इधर और कुछ कुंडिया इधर बनाई हुई है, तो इसका क्या रीजन है? इसका ये है कि जैसे कि अपने को कुछ गाय को कुछ फीड वीड डालना हो तो ये इसी गली में से इस साइड वाली को डल जाता है, इधर और इसी गली से इधर भी, इधर दोनों तरफ गाय को पीछे नहीं जाना पड़े। ठीक है। और उसमें आपको लात मारने की या फिर साफ सफाई करने की भी इतनी समस्या नहीं है, यहीं से साफ किया, कुंडी साफ की और यहीं से फीड डाल दिया, तो मतलब बीच में जगह छोड़ना आपके लिए काफी फायदेमंद है। अगर आप भी पशुओं का फेस सामने रखना चाहते हो, जैसे कि फेस टू फेस यहाँ पे गाय खड़ी है, इस प्रकार से आपको अगर काम करना है तो आपको जो है बीच में आप छोड़ सकते हो कि 1 फीट की 1.5 फीट की आप गली छोड़ दे, जिसकी वजह से पशु इधर भी आप फीडिंग करवा सके और इधर भी फीडिंग करवा सके, ताकि डालने में समस्या ना आए। ठीक है। अब ये मैं जानना चाहूंगा कि ये कुंडिया भी काफी अच्छी तरीके से बनाई हुई है, तो इनको क्या डायमेंशन है, मतलब आपने कितनी ऊंचाई रखी है और कितनी चौड़ाई रखी है, और इसको बनाने का कारण क्या है कि जैसे आपने अंदर क्या क्या किया हुआ है? मैंने जैसे पानी की कुंडी है वो खाने की कुंडी से 1 फीट नीचे रख रखी है, नीचे रख उसको आसानी से पानी पी सके, मान लो बच्चे हैं वो भी पी सके। हाँ, ठीक है। और ये अंदर फीड डालने के लिए ये 1.5 फीट का अंदर मैंने बना रखा, 1.5 फीट का आपका नीचे डाउन साइड में स्लोप है। ठीक है। और ये वापस ये इधर ही, इसलिए ये 3 फीट का इसलिए बना है कि वो फीड कुछ भी खाए तो ये बाहर ना फेंके, मतलब ये 3 फीट की लंबाई है ताकि फीड इधर से बाहर ना आए, आराम से डाल भी सकते हैं। और ये जो है 1 फीट का आपने नीचे स्लोप रखा है ताकि आराम से अंदर आप खाना डाल सको। अब ये भी काफी अच्छा है क्योंकि इसमें भी मैं देख पा रहा हूँ गाय सभी, जैसे बच्ची है वो भी खा पा रही है, गाय भी खा पा रही है, मतलब आपको अलग से बच्चों के लिए कुंडी नहीं लगानी पड़ेगी, और सभी ने अपना अपना खाना भी लगभग खत्म कर ही चुका है। अब सबसे अलग चीज यहाँ पे दिख रही है, जैसे लोग बनाते हैं तो ये नीचे ये इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते, ये चीज क्या है? ये टाइल इसलिए लगाई कि सफाई अच्छी हो जाए गायों की। टाइल है ये? टाइल इसलिए लगाई क्योंकि सफाई आराम से हो जाए, मान लो आपको वॉश भी करना हो तो वॉश भी हो जाए, सफाई भी हो जाए, और ये टाइल लगाने का आपको जरूर फायदा भी मिला होगा। ठीक है। तो आप ये एक स्मार्ट चॉइस मानते हो कि एक स्मार्ट चॉइस आपको भी लगाना चाहिए अगर आप मान लो नया फार्म बना रहे हो? साइडों में भी मैंने गाय के मूत की ये दीवार खराब होती है तो उसमें भी टाइल लगाई। अच्छा, वहां पर भी आपने साइड में टाइल लगाई जिसकी वजह से सफाई आसान हो जाए और गोबर भी सफाई हो जाए, जैसे गोबर भी करती कभी तो वो उड़ के जाता है, वो भी सफाई अच्छे से हो जाए, ये भी काफी अच्छी चीज है। चलिए, अब मैं मानता हूँ कि मान लो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ इसकी अलग से, मान लो शेड के साथ में नहीं गिनते, कोई पशु बनाए, कोई पशुपालक बनाए लगभग 20 पशुओं के लिए, तो 20 पशुओं के लिए ये इस प्रकार की कुंडी बनाने का लगभग उसको कितना खर्चा आना चाहिए? ये इसमें पानी का दामा और सिस्टम ये पूरा मतलब 1 लाख के आसपास में 1 लाख के आसपास आना चाहिए, जिसमें कि आप आपके ईंटों से कंस्ट्रक्शन करवा के वाटर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो अभी मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कुंडी की बात हुई, वाटर सिस्टम कैसे लगाया उसकी बात हुई, लेकिन वाटर सिस्टम की सप्लाई कहाँ से होती है, कैसे होती है? मैंने मेरे फार्म के जस्ट बाहर 1000 लीटर की टंकी बनाई। ठीक है। वहां से मैंने इस वाली गाय के लिए अलग सप्लाई कर रखी है और इस गाय वालों की अलग सप्लाई कर रखी है। हो गया एक ही कुंडी से अगर सब गाय पिएंगे तो उनको पूरा पानी नहीं जाएगा, बराबर लेवल से पानी नहीं मिलेगा। मान लो कोई 2-3 गाय एक साथ पीने लगे तो सबको पानी एक साथ नहीं, तो एक आपने अलग लगाया सिस्टम और एक साइड का अलग किया है, टंकी एक ही है, और इसकी वजह से सफाई भी आसान हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो इन पशुओं के लिए अगर मैं मान के चलूं कि टोटल अगर मान लो आपके पास 22 से 23 पशु है तो उनको दिन भर का सफिशिएंट पानी कितना आप लाते हैं, पशु पानी पिएगा? 500 लीटर के आसपास दिन का पानी हो जाता है। 500 लीटर पिएगा। अच्छा, ये हो गया वाटर सिस्टम का अपना, जो है कि कैसे इन्होंने बनाया, कैसे अलग अलग इन्होंने मैनेज किया। उसका कारण ये है कि लेवल, जैसे मान लो 3-4 पशु एक साथ पानी पिएंगे तो पूरी लेवल एक साथ नहीं आ पाती, इसलिए भैया ने अलग अलग किया है सिस्टम। तो भैया मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपके पास में एक अच्छी ब्रीडिंग भी आप कर रहे हो, जिसकी वजह से अच्छी नस्ल आपके फार्म पर तैयार हो रही है जी। तो इस ब्रीडिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि जैसे अगर आज के टाइम में कोई पशुपालक घुसता है तो ब्रीडिंग उसको बिना ब्रीडिंग के आगे जा पाएगा क्या?
नहीं जा पा नहीं जा पाए। आपको आपके फार्म पर पशु तैयार करने होंगे। हाँ। ठीक है, अब ये पशु भी अच्छे दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि ये एचएफ में हो गई है और ये भी कुछ क्रॉस है, ये भी अच्छे बच्चे हैं। तो ये बच्चे लगभग इनकी क्या एज है? लगभग जैसे वो बड़ी वाली बच्ची उसकी क्या एज है? वो 6 महीने की बच्ची है। 6 महीने की बच्ची है, अच्छी ग्रोथ है उसकी अभी। और ये जर्सी में है, ये 2.5 से 3 महीने की बच्ची 2.5 से 3 महीने की, और और लगभग ये ये सब 2.5 से 3 महीने के बच्चे हैं। 3 महीने में इनकी ग्रोथ फिर भी अच्छी है। मतलब ये आपके फार्म पर अब एवरेज एक उम्र क्या है कि जहां पर आपके बच्चे हिट पे आने लगते हैं और तब आप कंसीव करवा देते हो? हिट तो जैसे कि 10 महीने में भी आ जाते हैं, पर हम 12 महीने के आसपास क्रॉस करवाते हैं। 12 महीने पे आप एआई करवा देते हो और उसको गाय कब तक बना देते हो? 12 महीने के बाद अगर एक ही बार में टक जाती है हाँ। तो वो 9-10 महीने में एक्स्ट्रा 9-10 महीने, और मान लो तो 20 से 22 महीने में आपकी गाय रेडी हो जाती है। बिल्कुल। तो 22 मैंने महीने रेडी में कर भी रखी है। आपने रेडी कर भी, वो भी देखेंगे। 22 महीने में अगर आप गाय तैयार कर पा रहे हो तो आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर माने जाओगे, क्योंकि 22 महीने में एक बच्ची को शुरुआत से बड़ा करना और उसको एक गाय बनाना बहुत छोटा समय है, जिसके अंदर आपको ये काम करना होता है। और उसमें हर एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, उसका फीडिंग क्या होगा, उसका क्या किस टाइम पे आपको एआई करवानी, कब वो हिट पे आती है, कब वो उसको क्या चीज चाहिए। अब बात करते हैं कि आप इनको तैयार कैसे करते हो। जैसे कि मतलब ये आज अगर पैदा हुई है तो आज के बाद क्या क्या चीजें होने वाली है, तब जाके ये माँ बनेगी। जैसे कि आज इसने जन्म दिया है तो 10 दिन बाद इसका टीका लगाएंगे। किस चीज का टीका होगा वो ये मतलब पेट के अंदर कोई ये डीवॉर्मिंग होगी। ठीक है, और 15 दिन में इसकी डीवॉर्मिंग करवाएंगे। एक 10 दिन में, एक 15 दिन में। ठीक है, वापस 1 महीने की हो जाएगी, वापस डीवॉर्मिंग एक बार फिर डीवॉर्मिंग करवा देंगे। फिर हर महीने डीवॉर्मिंग, हर महीने एक डीवॉर्मिंग। ठीक है, अभी डीवॉर्मिंग आप एक ही एक चीज से करते हो या चेंज करते हो? अलग अलग चेंज करते सोल्ट चेंज करते हो। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो ये आज हुई तो आज से कितने टाइम तक इसको दूध पीना मिलेगा? इसको मैं तो 20 दिन ही कुल दूध पिलाता हूँ, 20 दिन दूध। हाँ। और बाकी वो बोतल से पिला के बड़ी करता हूँ। बोतल जैसे माँ का ही दूध निकालते हो? हाँ, माँ का ही दूध, तो उसमें थोड़ा पानी और थोड़ा दूध दोनों मिक्स करके पिलाता हूँ और उसको पिलाते हो बच्चों को। लगभग ये सिलसिला कितने टाइम तक चलता है? ये तो मैं मतलब जन्म से बच्ची ली इसने, ठीक है, उसके बाद ये 10-15 दिन दूध पिलाता हूँ। माँ का दूध पिलाते हो, उसके बाद आप बोतल से पिलाते हो। वो कितने टाइम तक पिलाते हो? वो 3 महीने तक। 3 महीने। 3 महीने में दूध प्रॉपर पूरा बंद हो जाता है। और फीड इसकी कब से स्टार्ट हो जाती है? 3 महीने बाद फीड। 3 महीने बाद ये फीड पे आ जाती है, खाना खाने लग जाती है, खाना अच्छे से लग जाती है। तो आप वैसे जैसे पैदा हुई उसके बाद से स्टार्टर तो आप रख ही देते होंगे सामने? वो तो इंजेक्शन से मैं इनको मुंह में डालता हूँ। अच्छा, डालते हो आप। उसके बाद धीरे-धीरे और ये उसके बाद ये अपना धीरे-धीरे खाने लग जाती है। कॉम्प्लेन है, सार्कोफोरेल है, ये सब आप स्टार्टिंग से देने लगते हो, इसलिए आपकी बच्चा अच्छी है। मतलब 3 महीने की उम्र में भी, और ये भी 20-21-22 साल की 22 महीने की उम्र में माँ बन जाएगी। अब आपके फार्म की ये तो छोटी बच्ची है, आपके फार्म पर अभी कौन कौन सी इनमें से गाय में से बच्ची आपने तैयार की हुई है? वो उधर है ये एक तो ये वाली बच्ची आपने तैयार की है जी। तो ये अभी कितने टाइम महीने की है? ये अभी मैंने 10 महीने में इसको क्रॉस करवाया था। 10 महीने में आपने क्रॉस करवा दिया। 9 महीने में इसके डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद वापस मैंने इसका फर्स्ट टाइम में 13 लीटर दूध निकाला है। 13 लीटर दूध निकाला है। और उसके बाद अभी वापस प्रेग्नेंट है, 1 महीना और इसका लास्ट है। अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप जब ब्रीडिंग करते हो, जब गाय आपके फार्म पर बन जाती है, उसके बाद आप दूध निकालते हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो सक्सेस का फीलिंग आता है। और आप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप क्या क्या चेंजेस वहां पर एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ यार ये ब्रीडिंग इस प्रकार से हुई है, आगे मैं ये चीज देखना चाहता हूँ। जैसे एचएफ में मेरे को ये सही लगी तो मैंने इसको ये किया। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपने इसमें कुछ गलतियां की होंगी जो आप आगे जाके उन बच्चों में नहीं करोगे। तो एक बेसिक पशुपालक जो नया बंदा है, वो अगर फार्म में घुसता है, मतलब डेयरी फार्मिंग में, तो उसको शुरुआती जब वो ब्रीडिंग कर रहा है तो उसमें उसको क्या क्या गलतियां से बचना चाहिए जिसकी वजह से फार्म सक्सेसफुल हो आगे जाके? वो तो एक तो अपना मतलब लक्ष्य भी होना चाहिए कि अपन को किस ब्रीड के गाय तैयार करनी। ठीक है, अगर मान लो आपने एचएफ का लिया तो एचएफ का आपने काम किया है, और आप अगर मान लो जर्सी तैयार करोगे तो फिर वो जर्सी करोगे। तो इस आपने सोचा है कि इसको पूरा एचएफ बनाना है, जैसे इसमें एचएफ का सीमेंट डलेगा, फिर आगे जाके एचएफ इस प्रकार से तरीके से पूरी प्योर नस्ल आपके यहाँ तैयार हो जाएगी। और नया कोई बंदा हो जो गलती कर रहा हो, जैसे कोई 14-15-20 मतलब 20-20 महीने तक यही नहीं करवाते हैं, स्टार्टर नहीं देते हैं, सप्लीमेंट्स नहीं देते हैं, तो उनकी गाय भी 4 साल 3 साल में बनती है, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि आपको क्या गलती नहीं करनी है? मतलब टाइम से उसको बचपन से वो खुराक दो जो 10 से 12 महीने में वो हिट पे आने लगे और फिर कंसीव हो जाए। ठीक है, और ब्रीडिंग से आपका क्या टारगेट है कि लगभग आपको आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल में इस फार्म में आपकी खुद की ब्रीड तैयार होंगी, तो कितने पशु आपके पास में लगभग हो जाएंगे? मेरा एक ही टारगेट है 50 पशु का। अभी फिलहाल छोटा टारगेट 50 पशु का है आपके पास में, जो कि आपको आने वाले कितने टाइम में आप उसको पूरा कर लोगे? 2 से 3 साल में। 2 से 3 साल में, क्योंकि गाय 1 से 2 और 2 से 4 होती है। तो आजकल सीमन भी आने लगे हैं सेक्स सॉर्टेड, जिसकी वजह से जो है एआई करना थोड़ा अच्छा भी हो गया है कि बच्चियां ही अधिकतर पैदा हो रही है।
तो आपके फार्म पे कौन से सीमन लगते हैं, जैसे कि मान लो सेक्सोटेड लगते हैं या कन्वेंशनल लगते हैं? मैं डेनमार्क का लगवाता हूँ। डेनमार्क के लगवाते हो, तो कन्वेंशनल लगाते हो या सोटेड लगाते हो? कन्वर्सेट। कन्वेंशनल लगा, कन्वेंशनल में भी लगभग आपके पास में बच्चियां ही ज्यादा हैं, बच्चे बहुत कम है यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर भी सीमन का रिजल्ट अच्छा है। तो भैया आप एक एक करके आपकी गाय, आपके फार्म की गायों से मिलते हैं और मैं आपसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि आपके फार्म की है, आपने खरीदी और लगभग क्या दूध कर रही है। तो इसकी तो ये तो आपकी खुद की ब्रीडिंग है। ये वाली गाय आपने कब ली थी और ये क्या दूध कर रही है अभी? ये मैंने 6 महीने पहले ली थी। ठीक है। और इसके बाद वापस सीमन लग गया अभी, तो 3 महीने का प्रेग्नेंट है अभी। 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और कभी इसने कितना दूध किया है पूरे? 12 लीटर। 12 लीटर टाइम का दूध किया, 24 लीटर की गाय है। ठीक है। ये वाली जो बैठी हुई है बच्ची, इसका क्या है? ये मैं मतलब 3 महीने की थी और पंजाब से लेके आया था, पंजाब से लेकर आया 40,000 में। 40,000 में। और अभी ये क्या स्टेटस है इसका? इसको सीमन लग गया अभी, सीमन लग गया, 12 महीना हो गया। अच्छा। और ये लगभग कितने टाइम में माँ बन जाएगी अभी आज से? मतलब इसका मैंने चेक करवा लिया है कि प्रेग्नेंट है, कंफर्म हो गई। तो लगभग 5-6 महीने में। 5-6 महीने में फर्स्ट लैक्टेशन में आ जाएगी। ठीक है। अभी ये वाली जैसे गाय, ये इसका 5वां महीना सीमन लगा हुआ है। सीमन लगा हुआ, ये भी प्रेग्नेंट है। लगभग आपके गांव पशु आपके फार्म पर प्रेग्नेंट ही है। और दूध कर रही है अभी? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइमर है। ठीक है। ये वाली? ये मेरे सेकंड टाइम में है। सेकंड टाइमर है ये। कितना दूध किया सेकंड टाइम में इसने? इसने वही 10-12 लीटर। 10-12 लीटर। और ये पिंक नोस, मतलब पिंक नोस के देख के लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं 70-80% प्योर एचएफ में जा रही है। और इसमें आपने फिर से एचएफ का ही सीमन लगवाया, तो लगभग अब आने वाली ब्रीड और ज्यादा अच्छी होगी। और ये वाली गाय जो नीचे बैठी है, ये भी एचएफ में ही है। एचएफ में ही है। कितना दूध किया इसने? इसने 18 लीटर एक टाइम का दूध किया, मतलब सबसे अच्छा इसने किया, हाईएस्ट इसने किया है। लगभग दिन का 35-36 लीटर दूध किया है। 35-36 लीटर दूध वाली गाय अगर आपके फार्म पे होगी, मान लो फ्यूचर में, तो जहां से हम आज के टाइम में जैसे आपके फार्म पे भी देखें, तो आपको अभी 1-2 साल ही हुए हैं इस नए फार्म में, तो जब धीरे धीरे आप ब्रीडिंग करके जब एक नेक्स्ट लेवल जाओगे, तब आपके फार्म पे मान लो 3 पशु के बराबर 1 पशु होगा जी। जिसकी वजह से उसी लेवल पे जाना, उसी लेवल पे आपको जाना है। और हम भी यही प्रयास करते हैं कि लोगों को ये बताते हैं कि आपको अगर आप अच्छी गाय लेके आते हो जो फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर में 20-25-30 लीटर अगर दिन से दूध करती है, तो आप उसकी अच्छी ब्रीडिंग करवाएं, ताकि फिर से जाके वो जो बच्ची आए, वो बच्ची दिन का आपका 30 भी करेगी, 40 भी करेगी। तो उसी दिशा में आपको जाना है और हमको भी उसी दिशा में जाना है। ठीक है। अभी ये वाली जो गाय है, इसका क्या स्टेटस है? ये क्रॉस में है। ये क्रॉस ब्रीड है पूरी। और ये अभी कौन सा टाइमर है? ये सेकंड टाइमर। सेकंड टाइमर है। कितना दूध किया इसने? इसने भी 10-12 लीटर 10-12 लीटर दूध किया है। और इसी प्रकार से आपके पास में कुछ देसी ब्रीड भी है। ये कौन सी ब्रीड की गाय है? ये जर्सी क्रॉस में है। जर्सी क्रॉस में, लगभग ये अधिकतर क्रॉस ही है पूरी। बिल्कुल। और इसका क्या स्टेटस है? इसका 10 लीटर टाइम का। लगभग जो पशु है आपके पास, जो क्रॉस ब्रीड में है, जो छोटे पशु है, वो लगभग 20 लीटर दिन का दूध कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ये वाली गाय, ये 8 लीटर दूध, 8 लीटर दूध टाइम का कर रही है। थोड़ी छोटी है, थोड़ी छोटी है। और हो सकता है ये आपकी फार्म की हो। हाँ, तो उस हिसाब से अब धीरे धीरे इसकी ब्रीडिंग हो रही है जी। और ये कुछ बहुत छोटे से नन्हे मुन्ने आपके फार्म, ये 1-2 महीने के बच्चे हैं। ये सब 2-2 महीने के बच्चे हैं। और लगभग बछड़िया ही है, बछड़िया ही है। और ये भी लगभग क्रॉस ही है सारी। तो इनको भी इनके ऊपर ब्रीडिंग करेंगे और इनसे भी बच्चे लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये था भैया का एक हल्का सा जो मैंने आपको दिखाया है। इस तरफ भी गाय है और लगभग सभी गायें 20 लीटर प्लस ही है जो दिन का दूध कर रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने पिक टाइम हुआ होगा तो इन्होंने 20-22 लीटर दूध किया होगा। लेकिन अभी क्योंकि ये सारी गाय लगभग 18 गाय हैं, उनमें से लगभग प्रेग्नेंट है, तो वो प्रेगनेंसी के हिसाब से दूध दे रही है। और जब ये ब्याएगी तब फिर से हम एक बार एक छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगभग फार्म पर उस टाइम पे कितना दूध होता है। आप भी इसी प्रकार से ब्रीडिंग कर सकते हैं। और हमने ज्यादा से ज्यादा ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान देने की इसलिए कोशिश की है क्योंकि जो नए फार्मर्स हैं उनको ब्रीडिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और ब्रीडिंग पे ही खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आप मिल्क प्रोडक्शन के पीछे भागोगे, मिल्क वाली गाय लेकर आ जाओगे, जब वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगी और उसके पास में आप अच्छी एआई नहीं करवाओगे, छोटा बच्चा हो गया, बच्ची हो गई जो कि पावरफुल नहीं हुई, तो आपको कहीं ना कहीं उसका खर्चा बहुत महंगा पड़ने वाला है। और अगर आप उसी जगह उसी खर्चे में अच्छी बच्ची तैयार करते हो सकता है आपको 20-30% ज्यादा खर्चा लगे, लेकिन वो बच्ची अगर आपके फार्म पर फर्स्ट टाइमर 30 लीटर दूध करती है, 25 लीटर दूध करती है, तो वो आपके फार्म का जो है असली धन माना जाता है जी। आपका क्या पॉइंट है? अगर आप ये सब मानते हैं तो एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। मतलब अच्छी ब्रीड तैयार करेंगे और अच्छा मतलब आपको सक्सेस होना है तो अच्छी ब्रीड चाहिए। ठीक है। तो इस फार्म पे भी मतलब अब हमको सारी टॉप ब्रीड देखने को मिलेगी आज से 3 साल बाद जी। ठीक है। ये हुई ब्रीडिंग की बात। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मशीनरीज कौन कौन सी यूज होती है, फीडिंग किस प्रकार से होती है, उसके बाद में कितना खाना इनको दिन भर का लगता है, कितना खर्चा लगता है, ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं कि इस फार्म पर कौन कौन सी मशीनरीज आप यूज करते हैं। तो भैया ये मैं देख पा रहा हूँ कि मिल्किंग मशीन है। इस मिल्किंग मशीन के बारे में डिटेल दीजिए और ये बताइए कि इस पूरे फार्म की अगर मैं मिल्किंग अभी से करना स्टार्ट करूँ तो कितनी देर में मिल्किंग खत्म हो जाएगी? मेरे पास मतलब एक फर्स्ट में लाया था तो सिंगल बकेट की थी मेरे पास, तो मेरे को जरूरत लगी कि यार
सिंगल बकेट में टाइम ज्यादा लगा, टाइम ज्यादा तो लगता है। मैंने वापस डबल बकेट में मंगवाई। डबल बकेट मशीन ली आपने। जी। डबल बकेट मशीन से आप मिल्किंग करने जाओ, अगर 20 गाय मान लो आज आपके पास में जो है लैक्टेशन में है, जी। तो कितना टाइम आपको इस मिल्किंग मशीन से लगेगा? 1 से 1.5 घंटे में पूरी मिल्किंग हो जाएगी। मिल्किंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 बकेट एक साथ चलते हैं, तो आपका जो काम आधा हो जाता है। जी। ठीक है, अब ये लगभग मशीन आपको कितने की पड़ी थी और इसमें कौन कौन से फीचर है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है या तेल से चलती है? मतलब लाइट से भी चलने के, और इसमें इमरजेंसी अगर लाइट बंद हो जाए तो ठीक मैंने है। जनरेटर सिस्टम भी है। जनरेटर भी है, तो ये पूरा कंपनी से ही आया जी। था। ये मशीन आपको कितने की पड़ी थी? ये 42,000 रुपए की। 42,000 की मशीन पड़ी थी। कितने टाइम से यूज हो रही है आपके ये फार्म? साल भर हो गया। साल भर से क्या प्रॉब्लम जब आई से इसके अंदर? कायम अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये मशीन लोग आजकल बोलना ये चाहते हैं कि मशीन अगर हम यूज करते हैं तो थन में दिक्कत आती है, जैसे सूजन आने लगती है, ऐसी कुछ अफवाहें जो मार्केट में उड़ती रहती है। आपका क्या बोलना है? आप एक 20 पशुओं का 22 पशुओं का फार्म चलाते हो, तो आप अगर 1 साल से मशीन यूज कर रहे हो तो आपको एक अच्छा जेन्युइन रिव्यू आपसे मिल सकता है कि क्या आपका ख्याल है इस चीज में? जैसे कि अपन ने गाय का दूध निकालना स्टार्ट किया मशीन से, ठीक है, और वो मशीन का दूध पूरा निकल गया, ठीक है। और अपन कहीं बिजी है। बिजी है, हाँ, तो हाँ। वो मशीन का पूरा दूध आएगा, हाँ, हाँ। उसमें वापस से वो मशीन की दूध निकलने की, वो गाय को दर्द होना, वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो जैसे ही मिल्किंग खत्म हो, आप वैक्यूम बंद करके मशीन जल्दी से निकाल लीजिए, जी। क्योंकि मान लो वो 10-10 मिनट एक्स्ट्रा चल रही है तो थन में कहीं ना कहीं दिक्कत आने उसको लगती है, गाय को भी प्रॉब्लम होगी, और वो टिश्यू डैमेज होने लगते हैं थन के, जिसकी वजह से फिर मान लो थनेला रोग या ऐसी चीजें होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मली अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जी। क्योंकि हमारे फार्म पर भी मशीन है और वो अच्छे से चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप भी मिल्किंग मशीन यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि एक तो जो प्रेशर मीटर होता है, प्रेशर मीटर का प्रेशर आपको बराबर सेट करना होगा। जैसे गाय के हिसाब से आप अभी क्या प्रेशर पे मशीन चला रहे हो? 350 के आसपास। 350। एक इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से 350 से 400, 300 से 400, और गाय के हिसाब से 350 के आसपास आपको इस मीटर को रखना होता है। ये डिसाइड करता है कि आपकी गाय के जो मिल्किंग मशीन लगी हुई है कितने प्रेशर से थन को नीचे खींचेगी और जैसे कंप्रेस करेगी और डिकम्प्रेस करेगी। तो आपको प्रेशर सही रखना है, जिसकी वजह से आपकी कोई समस्या नहीं आएगी और फार्म का जो दूध है वो हाइजेनिक तरीके से निकलेगा। ठीक है भैया, तो इसके अलावा आपके पास फार्म पे और कोई मशीनरी कोई नहीं है? मशीन नहीं। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि जैसे लोगों के फार्म पर चाफ कटर होता है और आपके फार्म पर मैंने नहीं देखा, तो चाफ कटर ना होने का रीजन क्या है? कि मान लो आप इनको हरा चारा किस प्रकार देते हो? हरा चारा तो मैं बहुत कम यूज करता हूँ। अच्छा, और अगर मैं फीडिंग की बात करें, अगर अपन जीरो से अगर फीडिंग की बात करना चाहें तो फीडिंग किस प्रकार होती है? जैसे आप किस किस रेशियो में इनको क्या क्या खाने के लिए डालते हो? जैसे 10 लीटर की गाय है तो उसको लगभग सूखा फीड 4 किलो के आसपास चाहिए एक टाइम का? जी। ठीक है, 8 किलो दिन का उसका फीड हो गया। हाँ। उसके मतलब ये उसके बाद में फीड के अंदर भूसा जाता है, या मतलब फीड के अंदर आपके कंसंट्रेट के अंदर क्या क्या जाता है? जैसे हम अगर मिल्किंग निकालनी है अपने को तो मैं भूसा डाल देता हूँ सूखा, ठीक है, उसके ऊपर वापस ये फीड डाल के मैं दूध निकाल लेते हो। अब मैं जानना चाहूंगा कि इसे फीड आप डालते हो, इस फीड के अंदर ये कंपनी से आती होगी, तो इस फीड के अंदर सारी चीजें मिक्स आती है। अब ये मिक्स फीड आप इनको डालते हो डायरेक्ट, उसके अलावा हरा चारा डालने का कुछ काम ही नहीं है। इस फीड के ऊपर आप सप्लीमेंट्स क्या क्या डालते हैं? जैसे कि लोग कैल्शियम पाउडर डालते हैं, कुछ कैल्शियम डालते हैं, कुछ बायफास्फेट डालते हैं, कुछ बफर डालते हैं। आप एक नॉर्मली फार्म चला रहे हो, अच्छा चला रहे हो, तो इसमें आपको बेसिकली क्या क्या चीज की जरूरत होती है? मैं इसमें ऐसे मतलब रोज का रोज नहीं डालता हूँ, जैसे कि मेरे को लगता है कि सप्ताह में एक बार तो कैल्शियम की बोतल पिलवा, एक जो कैल्शियम जेल आता है उसकी आप बोतल गाय को एक बोतल पिला देते हो। मिनरल मिक्सचर भी ऐसे ही करता हूँ। मिनरल भी आप मिनरल किस प्रकार देते हैं? जैसे आप पाउडर फॉर्म में डालते हैं, मतलब जैसे कि 10 गाय दूध दे रही है तो उसको 1 किलो के आसपास एक साथ डाल देता हूँ। एक ही साथ डाल देते हो तो सारा काम भरपाई हो जाती है। ठीक है, ये पहली बार हमको सुनने को मिला कि जैसे कैल्शियम जेल जो होता है वो हफ्ते में एक बार पिला देते हैं, और मिनरल भी एक ही बार में देते हैं ताकि पूरे हफ्ते की जो है भरपाई हो जाती है। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपका दिन का शेड्यूल क्या है? क्योंकि अगर आप 20-22 पशु आप रखते हैं और मैनेज करते हैं तो कितनी बजे आपको उठना होगा, कितनी बजे आपको काम करना होगा, और कितनी बजे आपको फीडिंग कंप्लीट करके फ्री होना होगा? मैं 3:30 बजे उठता हूँ। सुबह 3:30 बजे उठ गए, वापिस गाय के ये पोटे वोटे साइड में करने, ठीक है, वापिस फीड ये डालने है, सूखा भूसा, ठीक है, उसके बाद वापिस फीड डालनी है, हाँ, वापिस पोटे वोटे डाल के वापिस दूध निकालना, ठीक है, इतने में 5:30-6 बज जाते हैं। उसके बाद आपकी मिल्किंग फ्री होके जो आपका काम होता है वो सारा काम करके आप यहाँ से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और अब जैसे हरा चारा आपके पास में नहीं है तो आप कंसंट्रेट ज्यादा डालते हैं, जैसे फीड है, मैं देख पा रहा हूँ कि इन गायों के हिसाब से काफी ज्यादा रखी हुई है, तो ये ज्यादा रखने का कारण भी यही होगा कि आप हरा चारा नहीं डाल पा रहे हो तो आप फीड बढ़ा रहे हो ताकि इनको ड्राई मैटर अच्छा मिले। अगर आपके फार्म पर भी हरा चारा 12 महीने उपलब्ध नहीं है तो आप कंसंट्रेट की जो है वैल्यू वो बढ़ा सकते हैं, मतलब मात्रा आपको बढ़ानी होगी ताकि ड्राई मैटर इनको मिलेगा और
साइलेज अगर आपके पास में है तो साइलेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे एरिया में साइलेज उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हम कंसंट्रेट बढ़ाते हैं और हरा चारा कम रखते हैं। तो भैया अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो नए लोग फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, वो गाय लेने जाते हैं, कोई पंजाब जाता है, कोई हरियाणा जाता है, कोई गाड़ी आती है तो उसमें से गाय लेता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लो एक नॉर्मल एवरेज गाय जो आपके फार्म पर आकर अच्छा दूध देगी और अच्छी ब्रीडिंग आपको उससे करनी होगी, तो वो एक गाय एवरेज किस प्राइस में आपको अपने एरिया में मिल जाएगी, जो एमपी राजस्थान की जो पट्टी है? जैसे ये अपने एरिया में हरियाणा पंजाब से लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो इनसे अगर एक दो गाय से अपने को फार्म स्टार्ट करना है तो शुरू में इनसे अपन को ले लेनी चाहिए गाय। ठीक है, तो अपन को पता चल जाएगा कि कौन सी ब्रीड अपन को रखनी है। आगे रखनी है ठीक है, और कौन सी अपने को नहीं रखनी। ठीक है। सीखने के हिसाब से आप आपके एरिया में जो गाड़ी आती है उससे ले सकते हैं जी, लेकिन जब आपको फार्म को 2 से 4 या 4 से 8 करना होगा तब आपको वहां जाके अच्छी ब्रीड सिलेक्ट करके लानी होगी। जी। एक एवरेज प्राइस जो अपने एरिया में मिल रही है गाय और वहां पर मिल रही है, क्या डिफरेंस आता है? मतलब अपन को अगर ब्रीड लेनी हो तो वो प्राइस उनकी वहाँ पंजाब में ज्यादा रहेगी। किस एवरेज प्राइस एक? मतलब अगर अपन को 15 लीटर के आसपास की दूध की गाय एक टाइम का लेनी है तो वो ठीक है। 1 लाख के आसपास मिलेगी। दिन का 30 लीटर की अगर आपको गाय चाहिए जो उसका पहला या दूसरा ब्याज कर रही हो, तो आपको 1 लाख या 1.5 लाख से नीचे आपको विचार नहीं करना। 1.10 1.20 से नीचे आपको अच्छी गाय जो अच्छी ब्रीड में है जी, और कम ब्याज में है, जी। उससे नीचे आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लो कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि फर्स्ट ब्याज की गाय है 30 लीटर की दिन की कैपेसिटी और मैं आपको 70,000 में दे रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी स्कैम वाली बात होगी। जी। और वीडियो के माध्यम से नहीं जाए, वीडियो देख वीडियो में क्या है कि कम रेट बताते हैं, हाँ, और वहां जाकर आपको वहां ज्यादा जाके वो charge रेट करते हैं। ज्यादा बताते ठीक है। अब मैं ये मान रहा हूँ कि जैसे मान लो 1.10 या 1.20 की अगर एक एवरेज गाय भी लेकर आते हैं जो 25 लीटर दूध कर रही है दिन का, तो लगभग 10 पशुओं से अगर किसी बंदे को स्टार्ट करना है तो उसका कितना बजट लगना चाहिए सिर्फ गाय गाय का? हैं। अगर वो सोच ले कि मेरे को 10 गाय लेनी है हाँ हाँ हाँ, और अच्छी ब्रीड वाली लेनी है, ठीक है। तो उसको मतलब 1 लाख रुपए मान के चलो एक गाय का। एक गाय का अगर मान लो पूरी आप पूरी एक साथ भी ले रहे हो हाँ। तो डिस्काउंटेड प्राइस में 1 या 1.10 के आसपास एक गाय, जी, तो लगभग 11 लाख तो आपकी सिर्फ गाय की होगी। हाँ, 11 लाख आपका कैपेसिटी लगना चाहिए जो कैश कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से आप फार्म पे अच्छी गाय लेकर आओ। अगर आपको कहीं मिल रही है जो 50-60 हजार में आपको दे रहा है, तो आपको 4 से 5 बार उसकी जांच करवानी है, चाहे आप डॉक्टर से जांच करवाएं आपके साथ में जो एक्सपीरियंस लोगे, ताकि आप धोखाधड़ी से बच पाए। जी, और ऐसी धोखाधड़ी आप फार्मर हो, हम भी फार्मर है, हमारे साथ बहुत बार होती है। जब हम भी स्टार्ट करते हैं तब 1-2 गाय हमारे पास भी ऐसी डिफॉल्टर आती है जिसकी वजह से हमको पूरे साल उन गाय की वजह से लॉस झेलना पड़ता है। जी। तो ये आप गलती ना करें। और उसके बाद में मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप में इस फार्म को सैनिटाइज करते हो, जैसे धोते हो, या क्या क्या यहाँ पर सफाई के लिए होता है? सफाई के लिए तो डेली मतलब हमारा जो फार्म का दूध का मिल्किंग का सब काम निपटा के उसके ठीक बाद डायरेक्ट गाय को नहलाते हैं। ठीक है। डेली सफाई होती है। डेली गाय भी नहाती है और डेली यहाँ सफाई भी होती है, जी। क्योंकि फार्म काफी साफ सुथरा दिख रहा है, तो ऐसा रोज होता है। जी बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद में जैसे लोग नीचे बिठाते हैं तो कभी कभी जैसे चूना छिड़कते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट का जो केमिकल आता है वो भी छिड़कते हैं। जी। आपका क्या राय है उस चीज में? वो अगर सफाई डेली रहेगी तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ पानी मारना है, बस। डेली सफाई रखनी है, जी। जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। जी। तो आपको भी डेली आपके पशुओं को नहलाना है, साफ सफाई रखनी है, जिसकी वजह से पशु भी अच्छा फील करता है और दूसरी उनकी कोई दिक्कत भी नहीं आती है, जैसे कि कोई बीमारी नहीं लगती है जी। उनको। अब जैसे कि हमने बात की कि आपके फार्म में जो इतने प्रेग्नेंट पशु उसके बाद भी दिन भर का 150 लीटर दूध हो रहा है। जी। 150 लीटर दूध आपका लगभग आपके आसपास के शहर में बिक रहा होगा या डेयरी पे बिक रहा होगा, जी। लगभग कितने रुपए एवरेज रेट आपको उस चीज का मिल रहा है? 40 से 45 रुपए लीटर। 40 से 45 रुपए लीटर आपकी एवरेज प्राइस जा रही है, क्योंकि कुछ पर्सनल घर में भी जाता होगा बंदी के रूप में और कुछ डेयरी पे जाता होगा। जी। तो इस प्रकार से आपका 40 से 45 के बीच में 1 लीटर दूध बिक रहा है जो गाय का है। जी। अब सबसे पहले ब्रेक डाउन करते कि उस 40-45 रुपए में से गाय का खर्चा कितना हो जाता है। जैसे 1 लीटर के ऊपर खर्चा अपन डिफाइन करें तो लगभग आप उसमें कितना खर्चा मानना चाहोगे कि यार 45 रुपए में से मेरा इतना तो सिर्फ खर्चा ही है उस दूध को बनाने के लिए? मतलब 10-12 रुपए के आसपास 1 लीटर पे खर्चा है। 1 लीटर पे 12 रुपए के आसपास आपका खर्चा है, क्योंकि आपके यहाँ पर फीड थोड़ी सी नॉर्मल प्राइसेस थोड़ी सी सस्ती भी है, क्योंकि आप ज्यादा माल एक साथ उठाते हो। जी। उसके बाद में मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि बीमारियां आती नहीं है, और लोकल लाइट में बिकना इतना पास में है कि आपको पेट्रोल डीजल का ज्यादा खर्चा लगता नहीं है। तो इसकी वजह से अगर एवरेज भी मान के चले तो 15 रुपए लीटर तो आपका खर्चा ही है। जी। अगर 40 रुपए के हिसाब से भी मान के चले तो आपके पास में जो बच रहे हैं पैसा वो लगभग 20 या 25 रुपए आपके पास बचता है। जी। लगभग इस फार्म पर 40 से 45% खर्चा मान लेते हैं और 55% इनकी बचत मान लेते हैं। और बचत भी इस प्रकार से नहीं कि सारा पैसा जो आता है घर चले जाता है, उसके अंदर भी आप कुछ पैसा रखते हो जो कि इमरजेंसी में जाना होता है। जैसे कभी फार्म पे पशु बीमार हुआ, उसके लिए पैसा आपका बचत में रहता है। हम भी फार्म चलाते हैं, ये सारी चीजें हमको रखनी पड़ती है। 50 से 55% बचत का मतलब ये नहीं होता है कि सारा पैसा
मान लो 1 लाख का दूध सेल हुआ तो सारा पैसा घर चला जाएगा 50,000, उसमें से पैसा यही रहता है, सिर्फ घर पे खर्चा पानी जाता है, बाकी सारा पैसा इसी फार्म को बड़ा करने में और यहाँ की जो मेंटेनेंस है, यहाँ की जो सैलरीज जाती है, यहाँ पे जो खर्चा आता है उस सबको मैनेज करने के लिए रखते हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि महीने का आपका और दिन का कितने का आपका बिल बनता है और महीने की कितनी आपकी अर्निंग्स होती है? महीने का तो मेरा लगभग आसपास मतलब 2,20,000 के आसपास। 2,20,000 के आसपास आपका जो है बिल बनता है कि वो पैसा आपको मिलेगा। उसमें से लगभग अगर खर्चा काट ले अपन तो 2,20 में से 1 लाख का लगभग इस हिसाब से आपका 1 लाख का खर्चा है और 1,20 आपकी कमाई है। उस कमाई में से अगर हम थोड़ा इमरजेंसी भी रखें तो भी अगर आप 50-60 हजार बिल्कुल फ्री होकर आप ले जा सकते हैं। इसमें अब मैं ये जानता हूँ कि खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे कि फार्म पर मशीनरीज है उनके मैनेजमेंट में हो रहा है, लेबर की मैनेजमेंट में हो रहा है, ऐसी कहाँ कहाँ चीजें जहाँ पे आपका पैसा जाता है? जैसे कि मैंने गायों के लिए एक मजदूर रख रखा है, ठीक है, उसका भी पैसा उसकी सैलरी जाती है, उसी में से निकालना पड़ेगा, उसी में से निकलता है। और मैंने जो मेरा फार्म है मैं दूध सप्लाई करता हूँ, ठीक है, उसके भी मैंने लड़के रख रखे हैं, तो ठीक है, उनकी भी सैलरी निकलती है। और कुछ मेंटेनेंस जैसे मशीनरी में कोई खराबी हो गई, टेक्निकल मिस्टेक हो गई या कोई बीमारी आ गई तो वो सब आपका उसमें से जाता है। एक बहुत ही बेहतरीन प्रकार से इस फार्म को मैनेज किया जा रहा है और दूध भी अच्छी रेट में सेल कर पा रहे हैं, फीड को सस्ते में खरीद पा रहे हैं, अच्छी ब्रीड बना पा रहे हैं। इसी प्रकार से फार्म चलता रहा तो आगे के 3 या 4 साल इस फार्म के लिए बहुत ब्राइट होने वाले हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये फार्म जल्दी से जल्दी महीने का जो है टर्नओवर 5 लाख 7 लाख का भी करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ही इतना अच्छा है यहाँ का। आप अगले 5 साल में अपने फार्म को कहाँ देखना चाहते हैं कि आप जब दूध भी सेल करेंगे या फिर आप अपने फार्म को जो है बड़ा करेंगे? तो 50 पशु आपने बताया, 50 पशु से आपका कितना टारगेट होगा कि यार मुझे मंथली इतना बिल मेरा बनना चाहिए? मतलब अगर प्रॉफिट में मैं मान के चलूँ तो कम से कम 3 लाख का प्रॉफिट आपको होना चाहिए। मतलब हमारी सोच है। जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तब आप वीडियोस में वो सारी चीजें जो दिखती होगी आपको भी उड़ती आती है कि एक गाय रखे और साल का 1 लाख रुपया सीधा मुनाफा कमाए। नहीं, इस प्रकार से अगर आपने देखी हो तो आप देख लो, आपके सामने जो बंदा खड़ा है वो 20 से 22 गाय रखने के बाद भी महीने का 1 लाख रुपया एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को मिलना चाहिए। तो आप 1 लाख एक गाय से कैसे निकाल पाओगे साल का? निकल पाए। तो आपको ये जानना होगा कि ब्रीडिंग करनी होगी, खर्चे लगते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। आपका एक फार्म जो प्रॉफिटेबल आने में 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं कभी कभी। तो पेशेंस के साथ काम करते रहें, पैसा आएगा इस फील्ड में, लेकिन धीरे धीरे आएगा। जब आपकी ब्रीड तैयार होगी अच्छा दूध सेल होगा। नव युवक जो इस फील्ड में घुस रहे हैं कि गाय लेकर आ जाता हूँ, 70,000 की गाय होगी, ऐसे बहुत सारी कामनाएं उनकी जो वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप उनको आपकी तरफ से क्या सलाह देना चाहोगे कि किस प्रकार की गाय आपको लेनी चाहिए, कितने आपको कहाँ पर दूध सेल करना चाहिए, इस प्रकार से क्या आपकी राय रहेगी? अगर नया फार्मर है तो उसको मतलब एक बार महीने 2 महीने का ही फार्म बड़ा हो, उस पे वहाँ पे जाके जानकारी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे कि डायरेक्ट उसके पास गाय ले आया, हाँ, वो सोच रहा है कि मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, तो नहीं है। मतलब अगर आप भी एक किसान हो, चाहे आप एक अमीर घर से भी हो, लेकिन आपको एक अच्छे फार्म पर जाकर 2-3 महीने सीखना ही होगा कि सारा काम कैसे मैनेज किया जाता है, तब जाके आप कहीं ना कहीं। कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो आपको वो काम तो करना ही पड़ेगा, सीखना पहले आपको पड़ेगा इसे। अब मैं बात करूं नॉर्मली, जैसे कि खर्चे की बात चल रही थी, तो मेडिकेशन में जैसे महीने का मेडिकेशन होता है, जैसे वैक्सीनेशन हो गया या किसी को एआई हो गई, लगभग आपको पता होगा एक महीने का एवरेज मेडिकेशन में आपका कितना पैसा जाता है? मतलब मेरे फार्म पे लगभग 15 से 20 हजार रुपए का मेडिसिन जो खर्चा है वो होता ही है, जिसमें कि कुछ वैक्सीनेशन हो गई, कुछ एआई हो गई, पूरा आ गया उसमें। तो ये सब बजट भी आपको बना के रखना होता है। ऐसा नहीं कि जो पैसा है बचा के घर ले गए, उसमें कैल्शियम आ गया, मिनरल मिक्सचर आ गया, सब आ गया उसके अंदर। मेडिकेशन का जो सप्लीमेंट्स होता है वो भी सारा आ गया उसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा फार्म का जो है ओवरव्यू। अब मैं सबसे मेन बात करूं कि अपने स्टोरेज बहुत बड़ी बना रखी है जी। इस स्टोरेज में लगभग कितनी ट्रॉली भूसा आपका आ जाता है? इसमें मैंने 90 ट्रॉली के आसपास भूसा भर रखा है। 90 ट्रॉली का भूसा आपके पास में आ जाता है और 90 ही ट्रॉली आपके फार्म पर कंज्यूम होता है। कोई सेलिंग का काम जी, आप खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं और फिर से अगले साल फिर खरीदते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 90 ट्रॉली, मान लो आपका साल का कितना 90 ट्रॉली आपको लगता है भूसा? नहीं, उससे मैंने और भी ज्यादा कर रखा था, वो फार्म से बाहर कर रखा था। जो मतलब बारिश से पहले मैंने खिला दिया। ठीक है, तो लगभग अगर मान लो मैं 90 ट्रॉली की बात करूं, अगर आपका फार्म पे अगर पूरे साल भर में 90 ट्रॉली कंज्यूम हो रहा है जी, तो इतना खर्चा आप कहाँ से मैनेज करते हो? जैसे कि दूध से तो इतना पैसा निकालने से रहोगे, क्योंकि फिर बचेगा क्या? तो इस भूसे का पैसा आप किधर से निकालते हो? गोबर से निकालते हैं। गोबर से। दर्शकों, हमारे जो एरिया में गोबर है वो नॉर्मली एक अच्छे फार्म से अगर आप उठाओगे तो 10,000 रुपए एक ट्रॉली मिलेगा, 9 से 10,000। तो हमको ये काफी बड़ा रिलीफ है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे महंगा गोबर हमारे एरिया में ही बिकता है जी। तो आपका जितना भी गोबर होता है यहाँ से, वो आप खेत में यूज करने के बावजूद भी बेचते हो और उससे जो पैसा आता है उससे आप स्टोर करवा लेते हो।
और पूरा साल आपका वो रोटेशन अच्छा बना रहता है। जी। एक स्मार्ट मूव है, आप भी अगर करना चाहो तो गोबर को सेल करके जो पैसा आता है उससे आप भूसा भरवा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको बार बार ऑफ सीजन में महंगा भूसा खरीदने की। एक बार स्टोर करवाया और आपका काम हो जाएगा। जी। इस फार्म की बेसिक सारी चीजें हमने कवर कर ली, जिसमें स्टोरेज भी हो गई, खाना कैसे होता है, क्या मिनरल जाता है इनके पास में, कौन सी ब्रीड आपने रखी, कितना दूध होता है और कितना कमाई आपकी है। ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के अलावा मुश्किल से कहीं मिलेगी, और ऐसी जानकारी आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी जब हम फार्म विजिट करेंगे। हमने एमपी से स्टार्ट किया, एमपी से राजस्थान हम कवर कर रहे हैं, और राजस्थान में भी अगली वीडियोस जो है उदयपुर और झालोर सिरोही इसी तरफ शूट करने वाले हैं। अगर आप भी इस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें, और आपके फार्म के जो फोटोज है वो आप हमको इंस्टाग्राम पे भेजें, तो हम आपके साथ भी मिलकर वीडियोस बनाएंगे। आपकी प्रोग्रेस हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे जानकारी देने की। धन्यवाद भैया आपका, आपसे फिर मुलाकात होगी। जी।